आर्मी से होते हुए टेलीविजन की दुनिया में कैसे आप पहुंच गए? 13 बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस स्लैश मॉडल्स स्लैश टीवी एक्ट्रेसेस वहाँ पे गई थी। इतना पैसा उन लोगों ने दे दिया वो अलग बात है, हमको तो फ्री में भी ले जाते चले गए। कुछ अच्छे जानने वाले लोगों ने बताया कि जेएनयू जाओ, जेएनयू का माहौल अच्छा है। डेफिनेटली उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि पढ़ाई का माहौल अच्छा है। उसने मेरे को एक लाइन बोली, तुम इम्तिहान दो ना बे, तुम्हारा नहीं होगा तो साला हम अपना मुंह छुड़वा देंगे। मैं ये मान के चल रहा था कि एसएसबी में से पहले दिन में वापस नहीं आऊंगा। मुझे बस ये पता था कि मेरा होना है, मुझे मतलब मैं तो करके आऊंगा, मैं करके आऊंगा, वरना अब इसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। मैं जाऊंगा कहाँ, क्या होगा मेरा। बट सर, इतनी मेहनत के बाद आर्मी में गए, 5 साल के बाद क्यों फिर आपने रिजाइन किया? शायद अगर इतना कुछ करके यहाँ पे आज नहीं बैठा होता तो मुझे मलाल रहता। एक समझौता था। आपको क्या लगता है, इतनी सारी चीजें आपने लाइफ में करी हैं, आर्मी अगर नहीं कभी छोड़ते तो क्या कुछ कर पाते? I think I want to rewrite the new 50. और बड़े बड़े सपने लेके बच्चे बड़े बड़े शहरों में आते हैं, आप इतनी सारी यंगस्टर्स से मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि कहाँ आज का यंगस्टर लैग कर रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो वर्तमान है, वो हमारे उस वर्तमान से ज़्यादा कठिन है। You guys have more problems than we had. इस पूरी बातचीत में से जितनी चीज़ें आपके स्कीम में फिट बैठती हैं उसको अपने दिमाग में बिठाइए, बाकी को हटा सावन की घटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस में और मैं हूं सुगंधा। अक्सर हमारी जिंदगी में जब कोई परेशानी आती है, छोटी सी दिक्कत आती है, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमें लगता है ओ माय गॉड, हमारी जिंदगी अब आगे कैसे चलेगी, सब खत्म हो गया, सब बिखर गया और कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और लॉट ऑफ थिंग्स। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे जिंदगी जीने का सलीका हमें सीखना चाहिए। और वो खुद ही कहते हैं कि अगर जिंदगी में उन्होंने आज तक जो भी लाइफ में किया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी। यस, हमारे साथ आज गेस्ट हैं कैप्टन धर्मवीर सिंह साहब। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुगंधा। एंड एक्चुअली मैंने जो बात कही है वो दैट्स सो ट्रू कि आप आर्मी में रहे हैं और आर्मी एक ऐसी चीज है जहाँ पे जाके ना इंसान मौत से भी वापस आने का हौसला रखता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ पे बैठने की इजाज़त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आने के लिए आपका टाइम देने के लिए, रियली थैंक यू। जैसा कि आपने बोला, जीने का तरीका ये एक्चुअली एक सिखलाई है फौज की, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए लोग कहते हैं कि फौज को आप एक नौकरी की तरह ना देखें जी। ये एक जीने का तरीका है। और शायद जिसने भी फौज में जाके सम्मान के साथ अपना समय बिताया है वो इस जीने के तरीके से कभी समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बस वही आगे लिए जा रहे हैं। फौज की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में आपने 5 साल फौज को, इंडियन आर्मी को सर्व किए हैं, तो वो 5 साल से पहले फौज में जाने का रीजन क्या था? ये एक बड़ी कहानी है और मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी फौज में कभी नहीं रहा है जी। टियर 1 में मुझे नहीं पता कि फौज को कैसे कंज्यूम किया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंज्यूम किया जाता है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि पूरा देश फौज के प्रति बहुत ही रिस्पेक्टफुल है और सबकी एक बहुत प्योर भावना है फौज के प्रति, फौज में जो लोग हैं उनके प्रति। बचपन में तो बस यही देखा है, दूर जाने वाले लोगों में जो लोग कभी अपनी नौकरी से वापस आते थे तो जिस तरीके का सम्मान उनको मिलता था। और नॉट टू फॉरगेट, हर आदमी अपना एक रिश्ता ढूंढ लेता था क्योंकि सबको कैंटीन से सामान चाहिए होता था। तो That's true. मेरा फौज का एक्सपोजर जब तक मैं खुद नहीं गया तब तक इतना ही था कि कोई तो मेरे रिलेटिव होते थे जिनको पापा कभी पकड़ लेते थे, कभी मम्मी पकड़ लेती थी कि कैंटीन से ये सामान, बाबू मेरा ये सामान लेते आना। जोक्स अपार्ट, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और 10वीं तक की पढ़ाई मेरी गोरखपुर से हुई है, जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज से। और हिंदी मीडियम स्कूल था, विलयन, विलय, विलायक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ऐसे विषय हुआ करते थे।
पापा के पास पैसे तो थे पर राष्ट्रवाद शायद उनके ऊपर बहुत हावी था, इसलिए उन्होंने कभी मुझे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की अनुमति नहीं दी। और कभी इस बात का मलाल भी नहीं रहा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो शायद भाषा एक बैरियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि अंग्रेजी एक आवश्यकता बन गई है अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए नहीं, दुनिया तक अपनी बात सहज तरीके से एक बार में पहुंचाने की। तो 10वीं तक मैं वहां पे था, एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर था। पढ़ाई में चूंकि अच्छा था क्योंकि अपने पूरे खानदान में पहली बार कोई फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था। ये टर्म्स बहुत यूपी से कोरिलेट करते हैं, फर्स्ट डिवीजन एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक मन में शंका आई कि क्रिकेट खेलूं या पढ़ाई करूं। रिस्क रिवॉर्ड को जब इवेल्युएट किया तो लगा कि क्रिकेट में अगर जाता हूं तो शायद अपने आसपास किसी को देखा नहीं था कि गोरखपुर से निकल के वो नेशनल क्रिकेट टीम में हो। मीडिया या सोशल मीडिया इतना कुछ नहीं था जिसकी वजह से हर अच्छा खेलने वाले को कुछ आगे मिल जाए। अभी पीछे आईपीएल ऑक्शन में आपने देखा होगा कि पटना के एक 13 साल के लड़के को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। समय के साथ चीजें बदली, अच्छे के लिए बदली, पर शायद ये चीजें उस समय नहीं थी। तो वहां पे मैंने फैसला किया कि क्रिकेट यहाँ पे खत्म होता है और पढ़ाई ही आगे ले जाएगी। 11वीं 12वीं मैंने इलाहाबाद जीआईसी से किया और 12वीं में मेरे नंबर अच्छे आ गए बायो में। तो अनलाइक प्रेजेंट डे कूल पेरेंट, उस जमाने में हमारे पेरेंट डिसाइड करते थे कि आप क्या करोगे 12वीं के बाद। नंबर अच्छे आए थे बायो में तो उन लोगों ने मेरे लिए डिसाइड किया कि आप मेडिकल करेंगे। सचदेवा न्यू पीटी में मेरा एडमिशन हो गया। अचानक से मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत टाइम लेगा, 10 साल, क्योंकि कॉर्पोरेटाइज्ड नहीं था मेडिकल प्रोफेशन। वो 10 से 5 की नौकरी नहीं थी, आपको कई साल तक अपनी प्रैक्टिस करनी थी और तब जाके कहीं लोग आपको जानते। कोई बैकग्राउंड नहीं था मेडिकल का, तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई नर्सिंग होम बनवा रखा हो जिसमें मुझे बस जाके साहब की कुर्सी पे बैठ जाना था। तो मुझे लगा यूपीएससी करते हैं। और जब ये सोच आई तो यूपीएससी करने वाले पूर्वांचल में जितने लोग भी इस चीज को अपने दिमाग में रखते हैं, उनका हब होता है दिल्ली। पूर्वांचल क्या, मुझे लगता है अब तो ऑल ओवर यूपी में कहीं पे भी कर कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली आने की मुहिम जब शुरू हुई तब 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं डीयू आता या मैं जेएनयू जाता। उन दिनों में जेएनयू का बड़ा क्रेज था। तो कुछ अच्छे जानने वाले लोगों ने बताया कि जेएनयू जाओ, जेएनयू का माहौल अच्छा है। तो डेफिनेटली उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि पढ़ाई का माहौल अच्छा है। माहौल कुछ और ही वो लोग कह रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां पहुंचने की मोटिवेशन अगर माहौल है तो बाय ऑल मीन्स आप माहौल के लिए वहां पे जाइए, अगर वो आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए किसी तरीके से हेल्प करता है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों के साथ 1997 में मैं जेएनयू आ गया जी। और 99 में मैं ग्रेजुएट होने वाला था। सर यहाँ पे एक सवाल जी कि जापानीज ऑनर्स क्यों? हाँ, ये बहुत सारे यंगस्टर्स इस शो को देख रहे होंगे। तो जब मैं जेएनयू आया था तो जेएनयू में सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं आज भी, और 9 फॉरेन लैंग्वेजेस थी उस समय। और जापानीज वाज द सीएस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे। उस समय 500 से ज्यादा जापानीज कंपनियां इंडिया में थी और हर एक चीज के लिए एक ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की जरूरत थी। और जापानीज बहुत हाईली पेड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर स्पेस था। हालांकि वो सोच के मैं जेएनयू नहीं आया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं स्पेनिश ले लूंगा, अंग्रेजी के करीब है। और जिन 4 लैंग्वेजेस में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें स्पेनिश कंपैरेटिवली आसान था। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि स्पेनिश आसान होती है, लेकिन जापानीज से डेफिनेटली होती है। तो ये सोच के एडमिशन कराने में आया था। लेकिन अचानक से वो रात को वो आता है ना कि मम्मी पापा का पैसा, आप यहाँ आए हो, आसान चीज क्यों करोगे। सो दैट इज हाउ आई थिंक ये 2 चीजों का मिक्स था। एक तो प्लान बी आप कह सकते हो कि अगर मैं जो करना चाहता हूँ वो ना कर पाऊँ, तो जापानीज से ही अगर कुछ करना हुआ तो कम से कम एक होप है कि आप एक करियर बना सकते हो। तो ये यूपीएससी के साथ साथ चल रहा था?
यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ग्रेजुएशन तो करनी ही थी जी। तो मैं किसी ऐसी चीज में ग्रेजुएशन करता जिसका कोई महत्व ना हो। हाँ। इससे अच्छा था कि एक मैं ऐसी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करूं जो एक प्रोफेशनल डिग्री की तरह काम आ जाए। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त आज भी बहुत अच्छी अच्छी जापानीज कंपनीज में सिर्फ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर के तौर पे बहुत ऊपर के ओहदे पर पहुंच चुके हैं। तो अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स था वो उस समय। आने वाले समय में डिजिटाइजेशन और गूगल ट्रांसलेट और इन सारी चीजों की वजह से थोड़ी सी स्कूल्स में भी बच्चों को बिल्कुल लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। जी। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के अच्छा फैसला किया था कि ये एक अच्छा कोर्स है जिसमें मुझे जाना चाहिए। तो ये करके मैं जापानीज में पहुंचा था। तो coming back to 1999, that was the year when I was supposed to graduate. कारगिल की लड़ाई 1999 की है और जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% लोगों को अगर मैं वॉर हीरोज की बात करूं तो भी वही नाम याद होंगे जो कारगिल के वॉर में थे। इतिहास, सिनेमा, जितने भी लिटरेचर हमारे आसपास हैं, हमें कारगिल के बारे में सबसे ज्यादा पता है। चाहे वो लड़ाई कितने दिनों की हो, चाहे कितने लोग इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए हों, चाहे वो बड़े बड़े परमवीर चक्र वाले नाम हो, ये सारी चीजें हमें कारगिल के ही बारे में पता है। तो जब वो कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो मैं कॉलेज के 3rd ईयर में, वो वाला टाइम था जब स्टार प्लस पे 9:30 बजे कॉलेज के हॉस्टल के कॉमन रूम में आप जाके न्यूज देखते थे, या फिर अगले दिन सुबह जब आपके पास न्यूज़पेपर आता था। सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं थी और किसी माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कुछ न्यूज आती थी, बट जो कॉन्क्रीट न्यूज होती थी वो रात को 9:30 बजे स्टार प्लस पे, दीपक चौरसिया चेहरा आज भी मुझे याद है, वहां पे हम उनको सुनते थे। और जो सम्मान देश के लोगों का और जिस भावना के साथ पूरा देश उस समय गुजर रहा था, एक 20 साल के लड़के के अंदर ये आया कि व्हाट इज योर रोल इन दिस डेमोक्रेसी, आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब चीजें प्रतिकूल होती हैं, जब कोई आपके ऊपर सवाल उठाना चाहे, तो बहुत से लोग ये सवाल मेरे से पूछते हैं कि अरे तुमने तो 5 साल की नौकरी की है, तुमको पता ही क्या होगा। बट आई थिंक फौज ना एक भावना है। बिल्कुल। और जब आप वहां पे जाते हैं उस भावना के साथ, तो आपको पता नहीं होता कि अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जो आपके साथ होने वाला है वो ये देख के नहीं होता कि आपकी नौकरी 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है या 25 साल की है। और अगर आप जितने भी वॉर हीरोज की अगर मैं बात करता हूँ, आप परमवीर चक्रास के नाम उठा के देख लीजिए, उनमें से किसी की भी नौकरी 5 साल की भी नहीं थी। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप जज्बे से फौज में जाते हैं और जब आप अपने प्राइम पे होते हो ना, तो वो जज्बा भी अपने प्राइम पे होता है। बिल्कुल। तो मैं उस जज्बे ने मुझे अंदर से झकझोरा था कि क्या कर रहे हो तुम। और एज लक वुड हैव इट, आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट मेरा बैचमेट होता था धीरज कुमार सिंह, ही इज स्टिल सर्विंग बाय द वे, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। तो उसने मेरे को एक लाइन बोली और भोजपुरी में उसने ये बोला, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में आपस में जब भी बात करते थे तो भोजपुरी में थोड़ी बहुत बात कभी कभी हो जाती थी। धीरज ने बोला कि तुम इम्तिहान दो ना बे, तुम्हारा नहीं होगा तो साला हम अपना मुंह मुड़वा देंगे। वेरी तो धीरज की वो लाइन शायद बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पे, आप कई बार 2 घंटे का कोई कंटेंट जब देखते हो ना जी, तो उसमें से 2 लाइनें आपको याद रहती हैं। सिर्फ याद नहीं रहती हैं, आप जब लाइफ में कुछ कर रहे होते हो इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में, तो वो 2 लाइनें आपको हेल्प करती हैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में या किसी चीज में ज्यादा पॉजिटिविटी डालने में। आप टेक होम वाली जो चीज होती है जी, वो 2 लाइनें होती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो धीरज की वो जो लाइन थी ना, उसने शायद मेरे अंदर ये आत्मविश्वास भर दिया कि मेरा हो जाएगा। अब इसके साथ एक और पैरेलल स्टोरी चल रही थी। वो पैरेलल स्टोरी ये थी कि जिस लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय जी, वो मुझसे 3.5 साल बड़ी थी। And I'm talking about year 1999। और वो निफ्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया। पूर्वांचल के
एक राजपूत परिवार की लड़की, अब उनके लिए शादी वादी ढूंढने जाने लगी। तो एक कहीं पे राष्ट्र के प्रति जो एक लगा कि अपना मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो वैसे ही एक रिलेशनशिप में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू नो। अनफॉर्चुनेटली टुडे आई सी रिलेशनशिप बहुत कैजुअली लोग लेते हैं। लेकिन अच्छा वो समय था जब शायद हम लोगों को राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप जैसी चीजें नहीं बनी थी तब तक, तो जो भी था वो आंखों के सामने ही स्वाइप होता था। तो मुझे घर पे उसके बारे में भी बात करनी थी। मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं 20 साल का लड़का, शादी की क्या ही बात करेगा। She was around 23 and a half. Yeah, she was all marriageable age. And इन दो चीजों को मिक्स करके मुझे ये पता था कि अगर मैं फौज में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, इफ आई बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, कहीं पे ये दोनों चीजें, एक जो मेरा आत्मसम्मान अंदर से मुझे कह रहा है कि तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें कुछ करना चाहिए, एक वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा, मैं शायद एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां मैं अपने घर वालों को, अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को एक सम्मानजनक बेटा या सन इन लॉ के रूप में दे विल सी मी, राइट। आप ये नहीं चाहते ना कि हाँ भाई आपकी शादी, अपने बेटी की शादी आपने किससे की है, राइट। सो आई वांटेड टू बी समवन। तो इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, और धीरज की बात ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में पूरे टाइम रहती थी, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट रिटन का दिया। और कहानियां सुन के बहुत सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आसान लगती हैं। देखिए, हार्डवर्क का, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और मुझे यहाँ तक याद है कि मैं हॉस्टल के कमरों में अपने दोस्तों की किस्तें बांधता था। दोस्तों की किस्तें बांधने का मतलब ये है कि जो किताबें, जब मैं नींद में हो जाता था और मुझे लगता था कि अब मैं पढ़ूंगा तो सो जाऊंगा, तो उन किश्तों में उन दोस्तों को बुलाता था मैं कि घंटे घंटे भर यार प्लीज तुम मेरी किताब पढ़ देना और मैं सुनूंगा। किंडल नहीं होता था, पॉडकास्ट नहीं होता था, किसी को आप सुन नहीं सकते थे। बट कहीं पे आप ये सोच के देखिए कि शायद इन चीजों का देसी वर्जन कब से चलता आ रहा है। तो वो दोस्त मेरे लिए वो पढ़ते थे, वो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि तब शायद मुझे उस समय मैं नींद में रहता था। मुझे याद है हमारे मेस में एक रजिस्टर होता था जिसमें हमें डेली हर मील के बाद साइन करना होता था। एक दो मौके ऐसे हुए हैं कि पूरे पूरे महीने मेरा एक साइन भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपना रूटीन रिवर्स कर दिया था। मैं रात को जगता था और दिन में सोता था ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं। और कोई आता था पूछता था धर्मवीर कहाँ है, तो धर्मवीर सो रहा है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कई बार अपने रूममेट को ये बोल के कि फलाना आए तो बोलना कि नहीं है, और मैं किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है एंड देयर इज नो नेगोशिएशन विद द सिलेबस दैट आई हैव टू कवर, राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हर वो चीज जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक इंटरव्यू पार्ट है, आपका रिटन आप कभी भी सिर्फ बेंचमार्क स्कोरिंग के हिसाब से कभी पढ़ाई मत करिए। आप ये जान के इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे रिटन में, इवेंचुअली जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तो यही जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके रिटन के हैं, ये आपको उस मेरिट में जगह दिलाने में मदद करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज क्लियरली देयर इन माय हेड दैट आई एम नॉट जस्ट अपीयरिंग फॉर गेटिंग द रिटन क्लियर्ड। आई मेड श्योर दैट मैं फाड़ के आऊंगा। ये मतलब मेरे दिमाग में था कि रिटन तो फोड़ के आऊंगा मैं। और वो धीरज सर की बात तो दिमाग में थी। अरे धीरज तो मतलब हम सब साथ में पढ़ते थे। वो कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे याद है मैं जेएनयू में खैर पहले नेशनल खेला था, तो ऑब्वियसली अंधों में काना राजा। सो आई वाज माय हॉस्टल कैप्टन, आई वाज माय स्कूल कैप्टन, जैसे जापानीज वाज स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस उसका भी मैं कैप्टन था। तो ये सारी चीजें बहुत सारे फ्रंट पे हम लोग एक साथ रहते थे। हॉस्टल भी हमारा सेम था, तो पढ़ाई लिखाई हम लोग साथ करते थे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंस के तौर पे काम करती थी। और थर्ड ईयर चूंकि था, तो इसलिए और भी बहुत सारे बच्चे थे जो इस चीज की तैयारी करते थे। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, रिटन हो गया। और कहीं पे मुझे लग रहा था कि अगर एसएसबी नहीं हुआ, तो वो जो शादी वाला एंगल था उसको कवर करने के लिए मैंने सन 2000 में
जी कैपिटल का एक इंटरव्यू ड्राइव चल रहा था, तो मुझे लगा मैं चल के देखता हूँ कि उनका जो जापानीज प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू देके देखता हूँ। 32nd माइलस्टोन गुड़गांव मुझे अभी भी याद है। मैं सुबह 8 बजे वहां पहुंचा था और रात के 8 बजे ऑफर लेट के मैं वापस आया था। वो जितने राउंड भी इंटरव्यूज हुए और पीसीओ से कॉल करके मैंने अपने पापा को बताया था कि मेरी नौकरी लग गई। वो खुश नहीं हुए। हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लेट मी टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 और 9,000 रुपए की वो नौकरी थी, क्योंकि मैं जापानीज प्रोसेस में गया था वहां पे। 9,000 रुपए उस समय में बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए बुरा भी नहीं था, राइट। जस्ट टू कंपेयर विद व्हाट आर्मी वाज ऑफरिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, मेरी पहली तनख्वाह फौज में 8,000 रुपए थी एज अ गजेटेड ऑफिसर। बट वो सरकारी नौकरी थी और आर्मी थी। हाँ, आर्मी थी, सरकारी नौकरी थी, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म था। तो नौकरी हो गई। मुझे लगा कि चलो अब एसएसबी में जब तक मुझे जाना है तब तक वो कहते हैं ना कि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड हु यू आर। पढ़ाई का बेंचमार्क तो आपने क्लियर कर लिया है, तो मुझे लगा कि 2-3 महीने नौकरी कर लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। तो ये करके मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। एसएसबी की डेट आई, अपने बॉस को मैंने झूठ बोला। हर आदमी जैसे बोलता है जब भी 4-5 दिन के लिए कहीं जाना होता है। मैं ये मान के चल रहा था कि एसएसबी में से पहले दिन में वापस नहीं आऊंगा। ये मुझे पता था कि मैं फर्स्ट डे में तो वापस नहीं आऊंगा। मैं मतलब स्क्रीन आउट तो नहीं होऊंगा मैं। इन सारी सोच के साथ मैं अपनी एसएसबी में गया और जो लोग आर्मी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा कि इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर। यस, वो कहते हैं आर्मी वाले, क्या मुझे भी पता है ये चीज। तो 18 एसएसबी इलाहाबाद मेरा एसएसबी था। मैं वहां पे गया और वहां पे भी एक बहुत दिलचस्प चीज हुई, और वो दिलचस्प चीज ये थी कि ऑफ कोर्स बहुत से लोग एसएसबी के बारे में लोगों को बहुत सी राय देते हैं। मैं बहुत लिमिटेड राय देता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे मेरे एसएसबी की बहुत कम मेरी यादें हैं, क्योंकि एक ही एसएसबी में मेरा रिकमेंडेशन हो गया। और जब मैं उन 5 दिनों के थ्रू जा रहा था तो शायद मैं दूसरे जोन में था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे बस ये पता था कि मेरा होना है, मुझे मतलब मैं तो करके आऊंगा, मैं करके आऊंगा, वरना अब इसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। मैं जाऊंगा कहाँ, क्या होगा मेरा, नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरी शादी नहीं होगी, और यूनिफॉर्म का वो चला जाएगा, कारगिल चल रहा है। आई मीन कुल मिला के बस ये सोच थी कि होके ही जाना है यहाँ से। As luck would have it, सुगंधा, in 5 days I was recommended और मेरे चेस्ट पे लग गया प्लस। और आजकल क्या होता है कि जब आप रेकमेंड हो जाते हो तो कई बार आपको मेडिकल के लिए बाद में बुलाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे तभी हो जाता था। अभी भी कई बार वहां पे भी होता है, कई बार बाद में भी बुलाते हैं, और किसी किसी को कुछ कुछ टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाता है जिसके लिए आप अपील करते हो 40-42 दिन के बाद उस चीज को ठीक करा के। मेरे केस में कुछ नहीं था, एकदम ऑल क्लियर। हाँ, सर्फ एक्सेल, बिल्कुल दूध का धुला हुआ। मतलब ये पता था कि अब यहां से निकलने के बाद मुझे एकेडमी में रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। और मुझे याद है मैंने अपने पापा को फोन किया तो ही डिडंट से कांग्रेचुलेशंस, ही सेड थैंक यू बेटा। उनको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हुई ये चीज कि ये आर्मी तक पहुंचने की कहानी। और कई बार यूपीएससी करने आए, देन ग्रेजुएशन जापानीज से किया। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजें एक टाइम पे चल रहे थे। तो एक मिथ को यहाँ पे मैं बर्स्ट करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप जो लाइफ में करें वो हमेशा से आपके दिमाग में चल रहा हो, बट आप जो भी कर रहे हैं जब आप उसको अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। आप चाहे कितना भी बड़ा टारगेट अचीव करना चाहेंगे, उसको अचीव करने की हिम्मत, भले ही वो जो आप रोज कर रहे हैं उससे अलग हो, लेकिन वो हिम्मत आपको तभी मिलेगी जब आप जो रोज कर रहे हो उसमें अच्छा कर रहे हो। तब आपको लगेगा कि ये यही इंसान है जिसने ये सारी चीजें की, उसने बहुत अच्छे से किया उसको। अगर तो आप जो नई चीज भी ट्राई करोगे उसमें भी आप अच्छा ही करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग। बट सर, इतनी मेहनत के बाद आर्मी में गए, 5 साल के बाद क्यों फिर आपने रिजाइन दिया? इट्स अ स्टोरी यू टोल्ड मी बिकॉज ऑफ योर वाइफ, बट स्टिल कभी ऐसा नहीं लगा कि 5 साल, सिर्फ 5 साल में इतनी मेहनत से आया हूँ और मैं चला जाऊंगा वापस?
देखिए, इसके पीछे दो तीन चीजें हैं। अब जिंदगी के जिस पड़ाव पे हूँ, शायद इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे मलाल नहीं है जी। शायद अगर इतना कुछ करके यहाँ पे आज नहीं बैठा होता तो मुझे मलाल रहता। एक समझौता था जिस दिन मैं जब मैंने वो फैसला लिया था, और वो फैसला शायद मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी मेरी वाइफ थी। कई बार हम इक्वालिटी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर वी फेल टू वॉक द टॉक। आज मैं एक 18 साल की लड़की का फादर भी हूँ, तो एज अ पेरेंट ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे दिमाग में उस समय ये चीज़ चल रही थी कि जब मैं पढ़ रहा था और जब मेरी वाइफ भी अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो जितना शौक या एम्बिशन मुझे था कि मैं आगे चल के ज़िंदगी में कुछ करूँगा, उतनी ही उनकी भी रही होगी ये मंशा कि मैं भी आगे चल के लाइफ में कुछ करूँ। Unfortunately, back in those days, the job scenario in the corporate was not such wherein आप रहो कहीं पे और काम कहीं पे और करो. That so to say startup culture, work from home, do your own thing, reach out to the market through internet. ये सारी चीजें उस समय नहीं थी. And having come from a fashion industry, she's a postgraduate from NIFT, by the way. वो एक बड़े शहर में रहना हमारी एक मजबूरी थी, अपना एक सेटअप बनाना एक हमारी मजबूरी थी, और शायद मैं नहीं चाहता था कि मेरे वाइफ की आइडेंटिटी वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर पे रिड्यूस होके रह जाए। तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए मेजरली ये फैसला हम लोगों ने लिया। शायद ये फैसला लेने में मदद इसलिए भी मिली क्योंकि उसके पहले मैं एक 2-2.5 साल का टेन्योर जम्मू एंड कश्मीर का करके आ चुका था, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड टेन्योर था, सीआई ऑप्स एरिया था। तो कहीं पे जरूर मुझे ज्यादा बुरा लगा होता अगर बिना ये टेन्योर किए हुए अगर मैं आ जाता। आप अपने आप को कई बार सवाल करते हो, आपको अंदर से लगता है, कहते हैं ना कि 100 लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलें तो आप पॉजिटिव नहीं फील करोगे, लेकिन 5 लोग अगर नेगेटिव बोलें तो आप नेगेटिव फील, तो आप तुरंत आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ यही बात रही होगी। तो कहीं पे इन चीजों को नेगेट करने के लिए वो 2.5 साल के जम्मू कश्मीर का जो मेरा टेन्योर था वो बहुत आज भी मेरे साथ चलता है। और शायद मेरी जितनी भी अच्छी फौज की यादें हैं, बुरी फौज की यादें हैं, जो सबसे टफेस्ट टाइम की यादें हैं, वो सब कुछ गुरेज से रिलेटेड हैं, वो नदन पार्ट ऑफ कश्मीर से रिलेटेड हैं। तो ये एक आसान फैसला नहीं था जैसा कि मैंने आपको बोला, बट खुशकिस्मत हूं कि मैंने एक के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं अगर फौज में रहता तो ये सारी चीज नहीं कर पाता। Interesting, but sir, it was a very tough call from your side as well. और आज की जनरेशन को ये चीज देखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता उस वक्त कोई मेल, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा कॉल लेगा जस्ट फॉर हर करियर। सही है आपकी बात, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हैट्स ऑफ टू द लेडीज who stand tall with their husbands। मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि फौज में जो भी अपनी सेवाएं दे रहा है, सिर्फ वो अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है, लेडीज का कई बार उससे ज्यादा हाथ होता है। आप इस चीज को शायद अगर मैरिड नहीं हो तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन शादी के बाद आपका कोई भी फैसला अकेला नहीं होता है। आपके हर फैसले में आपके पार्टनर की हामी बहुत जरूरी होती है, और कई बार अगर वो हामी नहीं आती है तो आप अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं पाते हो। तो हर बार जब एक फौजी छुट्टी आता है तो उसके छुट्टी के दिनों की कैलकुलेशन सिर्फ जो आदमी छुट्टी आ रहा है वो नहीं करता है, उसके हिसाब से बाकी लोग भी अपने आप को खाली रखते हैं घर पे। जब आप एक टफ टाइम के थ्रू जाते हो तो उससे भी टफ टाइम शायद आपका पार्टनर जा रहा होता है। हर बार जब आप जिम्मेदारी के साथ अपनी बीवी को कॉल पे झूठ बोलते हो और कहते हो कि सब ठीक है, उतना ही बड़ा झूठ आपकी वाइफ भी आपको बोलती है ये बोल के कि यहाँ पे भी सब ठीक है। So you know, it's not easy to be an army wife, to be very honest, because there is so much that goes on। और बच्चों के साथ पूरे टाइम रहना, बहुत सारे त्योहार आप देखते होंगे जिसमें लोग कितने धूमधाम से मनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि करवा चौथ के मायने कम हो जाते हैं फौज में रहने वाले लोग या उनकी वाइफ्स के लिए, या बर्थडेज के मायने कम हो जाते हैं, एनिवर्सरी के मायने कम हो जाते हैं, बट
आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्वतंत्र हैं, इस फ्रीडम की रिस्पेक्ट करिएगा कि आप लोग हर साल हर बार अपने चाहने वाले, अपने बच्चों, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप के साथ ये इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स मना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, वो नहीं मना पाते। चांद नहीं निकलता है, बच्चे केक काटते वक्त पापा को नहीं देखते हैं, माँ बाप नहीं देख पाते हैं अपने बच्चों को उनका केक काटते हुए। So just be a little more respectful towards the freedom that we all have to breathe in this free air. That's true, that's true. सर, आर्मी की लाइफ के बाद एक्चुअल लाइफ आपकी शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो आपके प्रोफाइल में डिफरेंट जोनर्स का एक्सपीरियंस है, वो उसके बाद आता है। इसके बाद एक्चुअली क्या सोचा था कि यार अगर मैं आर्मी की नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा फिर क्या करूंगा? हम लोग कई बार फेल होने के डर से बहुत सारी चीजों को अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमारे आसपास, मैं कल दौड़ते वक्त अपने एक दोस्त को बोल रहा था कि यार हमें हर 3 साल पे ना शहर बदल देना चाहिए। तो कहता है क्यों? तो मैंने बोला शहर इसलिए बदल देना चाहिए क्योंकि 3 साल में हम एक अपने इर्द गिर्द ऐसा इकोसिस्टम बना लेते हैं कि जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम चीजों को करने लग जाते हैं। कि अगर मैं ये करूंगा तो ये क्या सोचेगा, मेरे घर में ये लोग आएंगे, मेरे घर में ये बना है, मेरा बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन सबकी हो जाती है आपसे, और आप ना चाहते हुए भी उस एक्सपेक्टेशन में फिट होने लगते हो। मैं अगर आपके घर एक पार्टी के लिए आऊं, आपने मुझे क्या खिलाया, कैसे खिलाया, क्या पिलाया, दैट इज ऑटोमेटिकली अ बेंचमार्क फॉर मी कि जब आप मेरे घर आओगे तो मुझे कम से कम उतना ही वैसा ही करना है। जस्ट एग्जाम्पल। तो मैंने बोला अगर 3 साल में तुम शहर बदल दोगे तो नई जगह पे जाओगे, वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, राइट? और वहां पे आप जो हो उसको कम से कम स्वतंत्र भाव से रह सकते हो, जी सकते हो। वो एक नई एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हो लोगों के सामने। अच्छी भी हो सकती है वो, शायद जरूरी नहीं है कि हर समय आप जीवन में सीढ़ियां ऊंची ही चढ़ो। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोविड के बाद बहुत सारे लोग नीचे की सीढ़ी चढ़ गए। सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि कई बार हम डर के मारे बहुत से फैसले नहीं लेते हैं। और शायद यहाँ पे मुझे एक बार और मैं अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बीवियों के अंदर एक कला है ना बोलते हुए भी ना बोल देने की। और वो मतलब जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हो, महंगी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस धीरे से आपसे बोल देंगी कि देख लो है तो तुम्हारे पास ऐसा। मना नहीं किया उसने, पर अब आप खरीदोगे नहीं उसको दोस्त। ये चीजें सिर्फ किसी चीज को जब आप खरीदने जाते हो उस पर लागू नहीं होती हैं। जब आप जिंदगी के बड़े फैसले भी लेते हो तो उसमें आपके पीछे किसी का ये कहना कि करो देखेंगे, सिर्फ इतना कह देने से आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप वो बड़ा स्टेप ले पाते हो। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ये पीछे खड़े रहने की अहमियत और बढ़ती जाती है, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास 2 बच्चे हैं। सिर्फ आप अपना फ्यूचर नहीं देखते हो, उनका फ्यूचर देखते हो, उनकी जरूरतें देखते हो। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक के बाद एक जब आप चीजें करते हो और वो फैसले जब आपके फेवर में होने लगते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस बन जाता है, और आपको लगता है कि ये काम अगर मैंने कर लिया तो ये भी मैं कर लूंगा। तो यही सारी चीजें सोच के जो आपका सवाल है कि बहुत सारे काम मैंने किए, और वो सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पीछे से मुझे हाथ लगाने वाले लोग थे, और इसके पहले जो चीजें मैंने की थी उसमें सफलता मिली थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये भी कर लूंगा। सबसे बड़ा जो एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है रोमांचकारी सफर आपकी जिंदगी में रहा है, वो रहा है टेलीविजन का। आर्मी से होते हुए टेलीविजन की दुनिया में कैसे आप पहुंच गए? लोगों को मैं बता दूं कि सर has been a first runner up of खतरों के खिलाड़ी। I think it was the first season. Yes. It was the first season. Yes, खतरों के खिलाड़ी जो भी हम देखते हैं, उस टाइम पे अक्षय कुमार उसको होस्ट कर रहे थे। एंड इसके अलावा भी सर ने D3 कमांडो करके एक शो होस्ट किया है जो 26/11 की सिचुएशन को काफ़ी तरह तक ड्राइव कर रहा था और उस पर बेस्ड था। इसके अलावा भी और भी शाहरुख खान के साथ कोई 2 शो किए हैं सर ने, बहुत सारे शोज करे। क्या बात है, आपको सब पता है सर तो, आपकी कृपा से। बेसिकली फौज से निकलने के बाद नारसी मोहन जी से मैंने MBA किया जी। और मेरी एक लाइन है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि
मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। तो कई बार हम इंतज़ार करते रह जाते हैं कि सही समय आएगा, सही दिन आएगा, जब मैं इतने वेट का हो जाऊंगा तो दौड़ना शुरू करूंगा। कुछ माइलस्टोन्स का हम इंतज़ार करते हैं, हर काम मंडे या महीने की पहली तारीख या 1 जनवरी पे छोड़ के रखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में आपको जो भी अच्छा करना होता है उसके लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो है नाउ, अभी। आपको अगर अच्छा करना है आप अभी से शुरू कर दो। तो मैं अपनी बहुत अच्छी नौकरी में था, बहुत अच्छी नौकरी में इसलिए कहना चाहूँगा और कुछ नंबर्स भी आप लोगों को मैं बता दूँ। 13,131 रुपये मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी एज अ कैप्टन। 72,000 रुपये मेरी सैलरी थी जब मैं टाटाज में काम करता था। और अचानक से एक दिन मेरे डेस्क पे कॉल आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है। हमारे समय में कोई कैमरा सेवी नहीं होता था, क्योंकि डिजिटल कैमरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, और 36 फोटोग्राफ की वो कोडैक रील होती थी। जब वो 36 फोटोग्राफ धुल के आती थी तब वो आदमी धुला जाता था जो उसमें से 8-10 खराब कर देता था जी। तो पर उन्होंने बोला कि नहीं, प्लेसमेंट ब्रोशर में आपका नाम हमने देखा है नरसिंह मोहन जी के, आपको ही रीच आउट कर रहे हैं हम। ओके। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने बॉस को अपने झूठ बोला और ऑडिशन, देखिए माया नगरी में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें एक दिमाग में आपके कौतूहल पैदा करती हैं, आप जानना चाहते हैं ये साला ऑडिशन होता क्या है, राइट। तो मैं वहां पहुंचा, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, आपकी 2 कौड़ी की औकात, कोई आपको नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो आप करने आए वही करने 500 लोग और आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने एक पन्ना दिया, बोला इसको शीशे के सामने कल रट के आइएगा, आपका ऑडिशन होगा कल। मैंने कहा बॉस देखो, मैं बॉस से झूठ बोल के आया हूँ अपने, दोबारा नहीं आऊँगा, जो पूछना आज ही पूछ लो। उसने पूछा और मैंने उसका जवाब दिया, और पहली बार शायद मुझे, जो पिताजी से मेरा ये जो शिकवा था कि आपने मुझे हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाया, वो शिकवा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि इसका जवाब हिंदी में देना है। जवाब दे दिए, सब कुछ कर लिया, वापस आ गया मैं अपनी नौकरी पे। 1 महीने बाद एक एनवलप आया, उस एनवलप में एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला पेज था उस पे 8 लाख रुपए की साइनिंग अमाउंट थी। नया चैनल लॉन्च करने जा रहे थे ये लोग, वो चैनल था कलर्स। अगर आपको याद हो तो खतरों के खिलाड़ी और बालिका वधू के साथ इस चैनल को इन लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला शो खतरों के खिलाड़ी होता था 9 से 10 और 10 से 11 बालिका वधू आता था। अक्षय कुमार उसके होस्ट थे और 13 बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस स्लैश मॉडल्स स्लैश टीवी एक्ट्रेसेस वहाँ पे गई थी। इतना पैसा उन लोगों ने दे दिया वो अलग बात है, हमको तो फ्री में भी ले जाते चले गए होते। काट दीजिएगा इसको। Anyways, जोक्स अपार्ट, तो आई थिंक यहाँ से शुरुआत हुई मेरे टीवी की। और जो बात प्रेरणा के तौर पे मेरे साथ वहाँ पे जुड़ गई वो ये थी, और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि हर वो चीज़ जो आपको लगे कि आपने नहीं किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए ना हो। बिल्कुल। क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ज़िंदगी में आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। देखिए आज हर युवा आज की डेट में चाहता है कि मैं कुछ नया करूं, बट बिलीव यू मी द न्यू लाइज इन अननोन। जो आपने अभी तक देखा नहीं है, सुना नहीं है, नया वहां से निकल के आएगा। तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से एक शो आया, दूसरा शो जैसे कि आपने बोला अभी कल ही हमने 26/11 में जो हमारे वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे उनको हमने अपनी श्रद्धांजलि दी। तो 26/11 होने के बाद एक शो ऐसा तैयार किया गया जिसमें देश के कुछ शहरों से युवाओं को हम ले रहे थे, और 3 आर्मी ऑफिसर्स को ये जिम्मा मिला था कि वी विल कन्वर्ट देम इनटू कमांडोज। सो दैट्स हाउ द नेम ऑफ द शो गोज, D3 कमांडो फोर्स। काफी अच्छा अनुभव रहा वो भी, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और कंटेस्टेंट वहाँ पे मिले। गोवा के पास सावंतवाड़ी एक जगह है, वहाँ पे हमने शूट किया था। अभी भी वी आर ऑल इन टच, आते जाते भी रहते हैं। किसी से बम्बई में मुलाकात होती है, कोई पटना में है, कोई मुजफ्फरपुर में है, तो उन लोगों से अभी भी मुलाकात होती रहती है। फिर उसके बाद एक शो हुआ जो ब्यूनस आयर्स में हो रहा था, तो वहाँ पे शायद जो टीवी इंडस्ट्री के लोग थे उनके लिए वो सर्किट थोड़ा सा कठिन हो रहा था। शाहरुख खान जी उसके होस्ट थे, सौम्या टंडन जी थी। तो उन लोगों ने 5 वाइल्ड कार्ड बुलाए। तो उस 5 वाइल्ड कार्ड में एक मैं था, एक मेरा बैचमेट है एल्बर्ट लुइस, ही इज अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम पैरा, वो था। एक
बैडमिंटन स्क्वाश चैंपियन अंडर 19 उस समय बिल्कुल नया नया आया था, रवि दीक्षित, वो था। कॉमनवेल्थ उसी समय खत्म हुआ था, कॉमनवेल्थ के 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो ऐसे कर करके कुछ शोज मैंने किए हैं, सारे रियलिटी बेस्ड थे। अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी, 3-4 साल 5 साल का। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मतलब जब आप ऐसे टेलीविजन इंडस्ट्री में एंटर किए, आपको लगा नहीं यार यहीं जम जाना चाहिए, जिंदगी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, सारी चीजें हैं, सेटल्ड है, देन व्हाई वहां से क्यों फिर? मैं बार बार अपने सारी चीजों में रिलेशनशिप को घुसा देता हूँ, और इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत आसान जगह नहीं है जी। यहाँ पे बहुत चकाचौंध है, और बहुत ज्यादा मौके हैं फिसल जाने के, और बहुत हिम्मत चाहिए चकाचौंध देख कर ना फिसलने में। मेरे आई थिंक इट वाज द बेस्ट कॉल फॉर मी, कीपिंग इन माइंड आई हैड 2 kids who were growing up, and one fine day we just, I think एक कलेक्टिव कॉल था, हमें लगा कि इस स्पेस में मिलेगा कम छूटेगा ज़्यादा, और हर चीज़ को आप पैसे से नहीं तोल सकते, कुछ रिश्ते पैसों से ज़्यादा अहम होते हैं। और as you always say that I always look forward for something new. एब्सोल्युटली, तो शायद मुझे लगा कि हो गया अब हो गया, यहाँ कुछ का हो नया। गया, एक्सपीरियंस हो गया, अब आगे चलते अब हैं। नेक्स्ट करते हैं। That's very interesting. मतलब you are the Fit India ambassador. How? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, मेरा आई गॉट लकी टू गेट इन टच विद राइट सेट ऑफ पीपल। मैं 45 साल का हूँ, और अच्छा लगता है कि अब आज के दिन में लाखों लाख ऐसे लोग हैं जो वो कर रहे हैं जो शायद मैं भी कर रहा हूँ, पर शायद जिस समय मैंने ये चीज़ें करनी शुरू की थी उस समय थोड़े कम लोग थे, और सोशल मीडिया पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो जो कुछ भी क्राइटेरिया था सोशल मीडिया का, चाहे वो बच्चों के बीच रहने का या फौज का जो मेरा बैकग्राउंड था, जो चीज़ें मैं करता था उसको जिस तरीके से मतलब दूसरे के साथ साझा कर पाता था, इन सारे रीजंस की वजह से ये सौभाग्य मुझे मिला। और आज की डेट में शायद एक फिट इंडिया चैंपियन जैसी भी कोई चीज़ होती है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, और बहुत जल्दी उसके लिए भी मुझे आवेदन करना है ताकि यहाँ पे भी मैं एक कदम आगे बढ़ सकूँ। सर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैराथन्स आपने बहुत सारी करी हैं, और हार्ले ओनर्स ग्रुप के आप मेंबर भी हैं जी, बाइकर भी हैं। तो आपको क्या लगता है, इतनी सारी चीजें आपने लाइफ में करी हैं, आर्मी अगर नहीं कभी छोड़ते तो क्या कुछ कर पाते, या एक कोई भी स्टेबल जॉब में अगर आप होते तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं फौज में नहीं गया होता तो ये सारी चीजें करने की हिम्मत मुझे नहीं मिलती, क्योंकि फौज में जाने के बाद जिंदगी की वैल्यू समझ में आई, और जिंदगी की वैल्यू इस तरीके से समझ में आई क्योंकि 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हुए जब मुझे लगा कि शायद मैं कल की सुबह देखूंगा ही नहीं। और हर बार जब आप मौत के इतने नजदीक जाते हो, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया होगा कि यार अगर कोविड से निकल आए ना तो अब जिंदगी जिएंगे यार। ये और बात है कि वापस हम लोग फिर उसी रैट रेस में, अब हमें लग रहा है कि अब दुनिया में फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वापस से हम पैसा जोड़ने में लग गए हैं सारे लोग। बट जब बुरा वक्त आता है तो आप बहुत सारी बाउंड्रीज और बहुत सारे सेट माइंडसेट को तोड़ के आपको लगता है कि अब आप जियोगे, बिल्कुल राइट, अब जो है यही है, प्रेजेंट में जिएंगे। तो मैं शायद वो कर पाया, और वो कर पाने के पीछे बहुत आध्यात्मिक चीजें मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत ऐसी बातें भी नहीं बोलना चाहूंगा जो लोगों को लगे कि बस बोले जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि हम कह बहुत आसानी से देते हैं कि फॉलो योर पैशन, बट पैशन फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट द बेस लाइन। हिंदुस्तान में आपको कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। That's true. आप सिर्फ फॉलो योर पैशन से पेड़ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पेड़ लगाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया है कि अपनी पोटेंशियल को जब आप 4, 6, 10 जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें से कुछ ऐसा निकल के दिखता है कि आपको लगता है कि ये काम आप बेहतर कर सकते हो। आई विल ओनली अर्ज एंड रिक्वेस्ट
द यंगस्टर्स कि आप उसमें से हमेशा वो चीज़ चुनिएगा जो थोड़ा रिवॉर्डिंग हो। रिवॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि उसमें आपके लिए कुछ टेक होम ले जाने का। हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम पैशनेटली करते हैं, बट आगे चल के इस पूरी पैशन और शिद्दत के साथ भी जो आपने काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप वापस मुड़ के देखेंगे तो आपको ये लगे कि यार मैंने अपना टाइम खराब कर दिया, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग होम। और आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद जब उस चीज को वापस मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार मैंने फालतू ही अपना टाइम खराब कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन चीजों को ना करें। यू नीड टू प्रॉब्ली फिगर आउट सम अदर पैशन वेयर यू आर एबल टू टेक समथिंग होम। और जरूरी नहीं है कि हर वो काम जो आपकी उम्र का आपके साथ का बंदा इस समय कर रहा है वो आप भी उसी समय करें। आपके चैलेंजेस डिफरेंट रहे हैं, आपकी स्ट्रगल डिफरेंट रही है, तो आप दोनों के आउटकम कभी सेम नहीं हो पाएंगे। तो पहले आपको शायद उन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, उन स्ट्रगल्स को के थ्रू होके जाना पड़ेगा। एंड वंस यू आर एट पार विद दैट पर्सन हु इज करंटली डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, देन यू कैन प्रॉब्ली डू इट। क्योंकि अगर आप उसी जगह पे नहीं हो जहां पे वो बंदा है, देन यू विल मेस इट अप। फिर ना आप वो बन पाओगे और ना वो रह पाओगे जो आप खुद हो। डेफिनेटली। सर एक चीज और बात करते हैं, फ्यूचर विजन्स के बारे में हमने बात करी अभी। आपका प्लान है एवरेस्ट सबमिट करने का? हाँ, मैं एवरेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अगले 3 साल में आई थिंक आई वांट टू रीराइट द न्यू 50। मैं 50 साल की उम्र होने तक जी मैं चाहता हूं कि जो भी लोग अब मेरी उम्र के हैं या जल्दी ही मेरी उम्र के होंगे, जो अपने अर्ली 40s में हैं, लेट 30s में हैं, लेट्स डू सर्टेन थिंग्स जहां पे 50-40 जैसा लगने लगे। क्योंकि अगर आप सोच के देखिए साइकोलॉजिकली, ठीक है, एक लाइन में बहुत लोग बोल देते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, मैं भी ये बोल सकता हूँ, पेट बाहर नहीं निकला है जिसका भी वो बोल देता है ये बात को, एज इज जस्ट अ नंबर। बट इट्स नॉट जस्ट दैट। यूथ इज नॉट जस्ट अबाउट keeping your tummy tucked in. Youth is not about a body type. Youth is about how young you can think here, right? And where the body comes into picture, वो वहाँ पे आता है जहाँ पे आप जो यहाँ पे कंसीव करते हो, क्या आपकी बॉडी वो परफॉर्म करने की हालत में है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें सिंक में हैं, then you are young. Whatever my mind conceives, if that idea is young, and if my body can perform, then I am young. क्योंकि जब मैं 20 साल का था, 22 साल का था, तब तो मेरे पास इतनी सारी इनसिक्योरिटीज थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी जिससे होगी वो मेरा सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे कौन होंगे, अगर होंगे भी तो कैसे होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना धन अर्जित कर पाऊंगा, जो कि इस समाज का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है किसी के सेटल्ड है या नहीं है ये जज करने का। तो जब इन सारी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करके अगर मैं आज 45 साल का हुआ हूं, जहां पे ये सारी चीजें ग्रीन टिक हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो मुझे मेरा हक है ना कि मैं अगले 10-15 साल और अच्छे से और यंग तरीके से और रिस्क टेकिंग इनिशिएटिव्स के साथ आगे बढ़ूं। बिल्कुल सर। तो बस सिर्फ इतनी सी सोच है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब तो इतना कुछ पीछे छोड़ दिया है कि अब अगर फेल भी होऊंगा तो शायद उसमें भी कोई ना कोई लर्निंग निकल के आएगी। डेफिनेटली। तो बस यही सोच है, और कुछ कुछ नया करते रहेंगे। नया करने में बस हाँ ये है कि एक गिव बैक हमेशा अब दिमाग में रहता है। हमेशा कोई भी चीज़ करते वक्त ये ज़रूर लगता है कि सस्टेनेबल हो, और इसमें किसी और को भी पीछे कुछ छोड़ के चले जाओ तो ज़्यादा, मतलब एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। शायद जब आप 20s में होते हो, 30s में होते हो, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, तब आप बहुत इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो, क्योंकि कहीं पे अभी आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना होता है। बिल्कुल सर। यंगस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी हो गया या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, छोटे शहर से आप भी हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और अक्सर हमारी ऑडियंस का भी यही सवाल होता है कि हम तो छोटे शहर से आते हैं, हमारे पास तो कुछ फाइनेंस भी ये इतना स्टेबल नहीं है, ऐसी है मैनी थिंग्स है, और बड़े बड़े सपने लेके बच्चे बड़े बड़े शहरों में आते हैं, और आप ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 100 कॉलेजेस में जाके मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। जी। आप इतने सारे यंगस्टर्स से मिलते हैं,
क्या आपको वाइब आती है, क्या आपको लगता है कि कहाँ आज का यंगस्टर लैग कर रहा है, जो आपको बार बार मोटिवेशन देने के लिए बुलाया जाता है? हाँ देखिए, लैक नहीं कर रहा है। पहली चीज़ तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो ये एग्जाम्पल शायद आपको देते होंगे कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, ऑलमोस्ट हर मेरे उम्र का आदमी शायद नदी तैर के जाता था स्कूल पढ़ाई करने। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो वर्तमान है, वो हमारे उस वर्तमान से ज़्यादा कठिन है। यू गाइज हैव मोर प्रॉब्लम्स देन वी हैड, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपके दिमाग में इनपुट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप इंटरनेट के दौर में हो, अगर आपको मैं 1 घंटा अकेले छोड़ दूं तो आपके हाथ में वो जो डिवाइस है ना, उस डिवाइस पे आप दुनिया घूम के आ सकते हो और आप 100 इंटरेस्ट कैरी कर सकते हो। आपके दिमाग में जो चीज़ नहीं है वो भी जब आप किसी और के फीड पे देखते हो तो आपके दिमाग में आ जाती है। और ये जो दिमाग है ना, ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचता है जो इसके सामने उसको दिख रहा होता है। आप आंख खोल के सड़क के किनारे अगर खड़े हो गए तो जो गाड़ी जाएगी आप उसके बारे में सोचोगे, जो बंदा जाएगा उसके बारे में सोचोगे, भले वो नैनो सेकंड के लिए सोचो आप, लेकिन आप सोचोगे। तो पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे रिस्पेक्ट के साथ मैं सारे यंगस्टर्स को ये बोलना चाहता हूं कि योर टाइम इज डेफिनेटली मच टफर। देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देयर इज सो मच ऑफ इनपुट दैट यू हैव, कि इन सारी चीजों के बाद अपने आप में ये संयम लाना कि इनको किनारे करो और अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि दिमाग के अंदर कोई स्विच नहीं है कि अब मैं पढ़ने बैठा हूं, अब वो जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं उसको मैं ऑफ कर दूं। आपको लगता है कि आप वेल इक्विप्ड हो इस छोटी उम्र में इन सारी चीजों से डील करने में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को यह चीज पता है, डेवलप्ड कंट्रीज में फोन और सोशल मीडिया 18 साल तक के बच्चों के लिए अब धीरे धीरे बैन होता जा रहा है। यस, डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करो, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि कहीं पे ये रियलाइज किया जा चुका है कि आप इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अभी हैंडल नहीं कर पाओगे, और जब आप डिस्ट्रैक्टेड होगे तो शायद आपका फोकस जहां पे ज्यादा होना चाहिए वहां पे नहीं होगा। तो जो यंगस्टर हैं, मतलब ठीक है, मेरी एक पृष्ठभूमि रही है। मेरा 18 साल का बेटा है, ही इज क्रैक्ड IIT, माई डॉटर इज इन LSR। आई डू बिलीव दैट internet and handheld devices, if not used with restriction, वहां से एक distraction आता है। My son doesn't have anything on his phone, he's a lot focused. My daughter has everything on her phone, but then not everybody is what she is. तो मना किसी चीज के लिए नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर करूंगा कि प्लीज consume internet very mindfully, because you are not consuming internet is consuming you. खर्च टाइम नहीं हो रहा है, खर्च आप हो रहे हो। और आज जो आपको करने का समय है, बिलीव यू मी, अगर कोई पुड़िया होती जिसमें मैं आपको आपके दिमाग का 30% और आज के 4 साल बाद आपको दे दूं, आपका मन नहीं करेगा वो सारे काम करने का जो शायद आज आप कर लो। क्योंकि आज आप जिन लोगों के साथ हो उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये इच्छा शक्ति धीरे 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 क्षीण होती चली जाती है जब आपके साथ के लोग आपसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस टाइम को रियलाइज करो, इस प्रेजेंट को रियलाइज करो। लिव इन प्रेजेंट, लिव एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर प्रेजेंट। बहुत दूर आप ऑलरेडी आ चुके हैं, और क्या पहचान, क्या छोड़ के पीछे आप जाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो आप कल को बनोगे। आपका जो लक्ष्य है और आप जो आज कर रहे हो, इन दो चीजों को कभी आइसोलेशन में मत रखना। आप आज एक कदम उस लक्ष्य से दूर चलोगे, आप अपने लक्ष्य से एक कदम दूर जा रहे हो। वी आर नथिंग बट एन आउटकम ऑफ चॉइसेस दैट वी मेक। आज आप जो फैसला अपने लिए जिंदगी में ले रहे हो, आज से 5 साल बाद आप सिर्फ और सिर्फ वही बनोगे। आज आप जो खा रहे हो, आपकी बॉडी आने वाले समय में वैसा ही बनेगी। सो प्लीज
कंज्यूम एवरीथिंग अराउंड यू वेरी माइंडफुली। आप सब इस उम्र के हैं जहां पे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है आपको। आपको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है कि ये जो समय है ये अगर एक बार चला गया तो आपको, जो आपके दिमाग में आपने खुद के लिए सोच के रखा है कि मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा समय फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और इस समय को रिस्पेक्ट करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए। पीपल से थैंक यू फॉर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। नो डूड, मेक योर सेल्फ प्राउड। हर दिन जिंदगी का इतना अच्छा लगेगा आपको जब आप खुद को शीशे के सामने में देखोगे और कहोगे कि अरे मैं फलाना हूं। इससे बड़ा पूरी जिंदगी में और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को गर्व से देख रहे हो, आपको दुनिया में किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हो रिगार्डलेस। हु केयर्स का एटीट्यूड सिर्फ उस दिन आएगा जिस दिन आप शीशे के सामने सम्मान से अपने आप को देख पाओगे। बिल्कुल सर, पेरेंटिंग आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गई है, स्पेशली जब हम बात करते हैं 90s के बच्चों के लिए, जो मतलब दे आर नॉट ऑब्वियसली बच्चे नाउ, 30 years old हैं एंड 25 प्लस बच्चे हैं, तो उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है आज की जनरेशन से जेलअप करना, बट देन अपने पेरेंट्स को समझाना उस सिचुएशन को लेकर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो Tier 3 सिटीज़ से हैं, Tier 2 सिटीज़ से हैं, जिनको हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं या दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमें बाहर जाना चाहिए, हम उनको कैसे कन्विंस करें। लड़कियों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे ऐसे कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं। एंड एज यू मेंशन दैट यू हैव बीन एन एक्टिव पेरेंट अभी काफ़ी कुछ सालों से, और बहुत अच्छे से आप अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं, तो पेरेंटिंग के लिए आपके लिए क्या एडवाइस होगा? देखिए, पेरेंटिंग के लिए जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो ये है कि आज के पेरेंट को सबसे पहले बहुत कुछ अनलर्न करने की ज़रूरत है। अनलर्न करने से मेरा मतलब ये है कि ह्यूमनली हम कई बार हमारे साथ जो हुआ है और जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं वो एक बहुत हार्ड वायरिंग हो जाती है हमारे दिमाग में, और हमें लगता है कि ये ही तरीका है किसी काम को करने का। राइट? आप चाय जैसी पीती हैं, आप आज की डेट में आपको एक दूसरे तरीके की चाय दे दूं तो आपको साइकोलॉजिकली लगेगा कि दिन खराब हो गया है, मेरी सुबह खराब हो गई। राइट? तो ऐसे पेरेंटिंग भी एक ऐसी हार्ड वायरिंग है कि हमें लगता है कि हर किसी काम को करने का ये तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जनरेशन को लगता था कि पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़ो। कोई बच्चा अगर 9 बजे तक सोया दिखेगा तो आपको साइकोलॉजिकली एक इरिटेशन होने लगेगी कि ये 9 बजे तक सो रहा है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, ये बोला जाता है। कि सुबह उठ के ये पढ़ नहीं रहा है। राइट? टीवी देखते वक्त अगर पढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि ये क्या, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अगर खाना खाते वक्त अगर कोई किताब में रख रहा है, वॉशरूम जाते वक्त। मैं आज के पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि समय बहुत बदल गया है और इन बच्चों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे जरूरी चीज इन बच्चों के दिमाग में जो होनी चाहिए, इनको खुश रखना आपका दायित्व है। क्योंकि अगर इंसान, आपकी नौकरी में भी देखिए, अगर आप मान लीजिए आपको आपकी नौकरी का डर है, अगर आपको ये डर है कि कल को मेरी नौकरी नहीं होगी, क्या आप अपने बाकी कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों में ये ढूंढना है कि मेरा बच्चा खुश किन चीजों से रहता है, और आपको एक्टिवली उन चीजों में पार्टिसिपेट करके उसको खुश करना है। क्योंकि जब तक वो खुश नहीं है तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तब तक वो सिर्फ आपको दिखा रहा है, किताब खोल के 6 घंटे बैठ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, a lot of people feel that taking your kids out for dinner or for a movie is spending time. No, that is not. I beg to differ. That is not spending time with your kid. Unless you are doing what your child wants you to do. Okay. तब तक आप उसके साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं। बिल्कुल। और वो शायद कोई बहुत ही स्टूपिड चीज हो सकती है, वो आपकी उम्र के हिसाब से बहुत ही टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। इट विल कम बैक एट यू। आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे रहे हैं वैसा ही आज आप बिहेव कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आज आप अपने बच्चे के साथ जैसा बिहेव करोगे, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्हेन यू वुड नीड देम। अगर आज उसकी तबीयत खराब होने में उसको गोद में लेके आप रात भर जगे हो, तो कल आपके बुढ़ापे में जब रात भर जगने की नौबत आएगी
तो आपका बच्चा वहां पे खड़ा होगा। पर अगर आपने वो नहीं किया है, if you think that you have a lot of money, if you think that you have a lot of resources and you can take care of it through a remote or remotely, then be prepared to be remotely handled by your kids when your time comes, your bad time comes rather. That's true. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद मैं ये एग्जाम्पल सब पे फिट ना हो। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरा बेटा कालू सराय कोचिंग जाता था। 32 किलोमीटर की दूरी, 2 साल, जितने भी दिन मैं दिल्ली गुड़गांव में रहा हूं, मैं उसको गाड़ी से लेके जाता था और 2 बजे उसकी छुट्टी होती तो मैं लेके आता था। कहने वालों ने यहां तक कहा कि मैं उसको पंगु बना रहा हूं। अपने बच्चे की जरूरत आप समझते हो। आई हैव ट्विंस, माई डॉटर इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। जिस उम्र में मैं अपने बच्चे को अपने साथ गाड़ी में बिठा के कोचिंग सेंटर ले जाता था, उसी उम्र में मेरी बेटी को मैं कैब में छोड़ के वो अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी करने जाती थी। The point that I'm trying to make here is that every child is very different. Yes. Please do not put them in a male category or a female category. आपका बच्चा है वो, आप समाज के नजरिए से उसको मत देखो कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी को तो छोड़ देता हूँ कैब में जाने के लिए और अपने बेटे को रोज लेके गाड़ी में जाता हूँ उसको कोचिंग के लिए। क्योंकि आप अपने बच्चे को समझते हो और उसकी जो जरूरतें हैं उसके साथ आप वहां पे रहो। नाउ कमिंग टू द चिल्ड्रन साइड, अब इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रहा कि मैं टीयर 2 से आता हूं या टीयर 1 से आता हूं या टीयर 3 से आता हूं। आई वुड रादर से दैट टीयर 2 का माहौल किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए टीयर 1 से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। देयर इज नथिंग दैट यू आर डूइंग इन टीयर 1 दैट इज नॉट अवेलेबल इन टीयर 2। तो अगर माहौल की मैं बात करूं तो आप टीयर 2 में हर वो काम कर सकते हैं जो आज की डेट में टीयर 1 में हो रहा है। तो प्लीज आप किसी को ये मिससेल करने की कोशिश मत करिए मिस्टर एस्पिरेंट कि सिंस आई एम हियर आई कुड नॉट डू दिस। यस, ह्यूमन फैक्टर काम करता है। आप उसके लिए वीक के लिए जा सकते हैं, 10 दिन के लिए जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, देयर इज, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट कम टू टीयर 1, बट ये बहाना कि अगर मैं टीयर 1 में गया होता तो शायद हो जाता है, ये इस बहाने की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, इंटरनेट की वजह से आई थिंक इट हैज बिकम अ वर्ल्ड ऑफ इक्वल्स। ये पूरी दुनिया एक समान श्रेणी के लोगों की एक दुनिया बन चुकी है, जहां पे मुझे याद है 1997 में मैं जेएनयू आया था और मेरा एक यूपीपीसीएस के थ्रू, ही इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राइट नाउ इन यूपी पुलिस, वो 11वीं 12वीं में मेरा दोस्त होता था, तो उसको एक किताब चाहिए थी मैम। आप विश्वास करिए कि उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, जेएनयू से जवाहर बुक डिपो पे जाके मैंने वो चिट्ठी खरीदी और वापस उसको वो किताब कुरियर की। 14 दिन में उसके पास वो किताब पहुंची। Access to knowledge in our time was 14 days delayed. Yes. I'm not saying it was denied, but that was delayed by 14 days. Yes, आज की डेट में it is probably 14 seconds. definitely. दुनिया का कोई लिटरेचर, कोई भी चीज, कोई भी थियरी अगर आपको चाहिए तो आपको आज की डेट में इंटरनेट पे अवेलेबल है। सब available है। तो प्लीज इन बहानों से बाहर निकलो। अपने इस बात का सम्मान करिए कि बेवकूफ मत बनाइए अपने पेरेंट्स को। ये सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार है कि बेवकूफ बनने के बाद भी आपको वो करने दे रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि आप उनको बना ले जा रहे हैं, लेकिन वो बनते नहीं है। ये प्यार इतना अनकंडीशनल होता है बच्चों की, हमें लगता है कोई बात नहीं, अपना बच्चा ही है। सो प्लीज डू नॉट टेक देयर नाइसनेस फॉर अ राइड। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप पूरी करिए, बिलीव यू मी। नाउ दिस लाइन इज फॉर गर्ल्स। डोंट, we all are for equality. We all are here to make sure that women empowerment happens. I am a father of a daughter. I love my daughter as much as I love my son. But at the same time, अपने आप में झांक के ये देखिए कि कहीं आप गर्ल चाइल्ड होने के बहाने में अपनी कमियों को तो नहीं छुपा रही हैं। क्योंकि मैं Very nice. गांव की भी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि 12वीं पास करने के बाद अगर आप किसी गांव में भी रहने वाली हैं और अगर आपने क्रैक कर लिया है डीयू का एक अच्छा कॉलेज, तो आज की डेट में पेरेंट्स आर रेडी टू सेंड यू टू दैट कॉलेज। बिल्कुल। सो प्लीज इसको एक एक्सक्यूज की तरह मत इस्तेमाल करिएगा। विनम्र क्षमा चाहता हूं उन दुर्भाग्यशाली लड़कियों से जिनके घर में शायद ये सिचुएशन अभी भी है। बिल्कुल ही ये टारगेटेड स्टेटमेंट नहीं था,
लेकिन अमूमन जो चीज मैंने देखी है वो यही है कि अगर आप एक अच्छा कॉलेज अपने लिए पढ़ लिख के अचीव कर सकते हैं तो शायद उससे बड़ा तमाचा उस समाज के लिए और कुछ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि वो जाने देंगे आपको फिर। बिल्कुल सर। बात डिस्ट्रैक्शंस की अगर हम करें तो अभी रिसेंटली मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी एंड आई गॉट अ कमेंट ऑन एनी वीडियो जिसमें एक बच्चे ने लिखा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आया था लेकिन यहाँ में आके मेरे को गैम्बलिंग की लत लग गई एंड आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट जो भी मेरे पेरेंट्स ने भेजा मुझे ये सारी चीज़ें करी, प्लीज़ हेल्प, कोई मुझे पैसे दे दो, सारी चीज़ें हैं और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। अब ये सिनेरियो सिर्फ एक बच्चे का है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। डिस्ट्रैक्शंस में आप आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से, इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? देखिए, इन सब चीज़ों से कहीं नहीं बचा जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे 100 लोग इन बातों को सुन रहे हैं, 100 में से जिंदगी में कंपटीशन हमेशा 20 लोगों का होता है। बिल्कुल ठीक है। 14 लाख बच्चों ने जेईई का फॉर्म भरा, कंपटीशन 14 लाख लोगों से नहीं है, कंपटीशन 2 लाख लोगों से है। यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं लाखों लाख रुपए, आई थिंक 27 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया में जी। कंपटीशन 2 लाख 3 लाख का है। तो जिसको ये मैंने डीजल पी लिया और कल को मेरा टॉयलेट खराब हो गया, डीजल आप ही ने पिया, अपने पैसे से पिया, अपनी मर्जी से पिया। डीजल पियो या जो पीना है वो पियो, ये चॉइस। अगर आपको पता है कि मैं डीजल पी रहा हूं, इतना ज्ञान अगर है, अनजाने में किसी ने डीजल पिला दिया, उसको डिस्ट्रैक्शन, उसका कोई इलाज आदमी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपना शहर छोड़ के अपने माँ बाप के पैसे उड़ा के यहाँ पे आप कह रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लड़कियां मेरे को टेक्स्ट कर रही हैं, लड़कियां ये बोल रहे हैं कि लड़के मेरे को टेक्स्ट कर रही हैं, मेरे सोशल मीडिया पे लोगों का फीड दिख रहा है, these are all decisions that you've made for yourself. ये सारे फैसले खुद के लिए आपने किए हैं। जो बच्चे आज कंपटीशन में ऊपर 10%, 15%, 20% हैं, उनके लिए दुनिया दूसरी नहीं है। तो ये 15-20% जो लोग आप हैं, वो लोग आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा डीजल पेट्रोल पीने वाले लोग भी हैं। आप अपने फोकस पे लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम वन साइज फिट ऑल जैसी ना कोई दुनिया में किताब बनी है, ना कोई ज्ञान बना है, ना कोई बात बनी है, ना कोई मोटिवेशन बनी है। जिसको जहां से जो अच्छा चाहिए होता है, सूप होता है ना, कहते हैं उसमें जब फटकते हैं कूड़ा बाहर निकलता रहता है, जो आपको चाहिए वो वहां पे सिमटता रहता है। तो इस पूरी बातचीत में से जितनी चीजें आपके स्कीम में फिट बैठती हैं उसको अपने दिमाग में बिठाइए, बाकी को हटा सावन की घटा। What about mental health situations? क्योंकि आजकल, पहले इन सब चीजों के बारे में कोई एड्रेस नहीं करता था, अब हर बच्चा, ऑलमोस्ट हर दूसरा बच्चा मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसे आपने बोला डेफिनेटली कि देयर आर ओनली 20% स्टूडेंट्स जो सीरियसली पढ़ रहे हैं और उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है, अनटिल अनलेस बहुत बहुत सीरियस एंड सिंसियर इशू ना हुआ हो उनके साथ पर्सनली। अदरवाइज तो ये क्या सिर्फ एक एक्सक्यूज है या फिर एक्चुअल में मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं है। मतलब जितनी कन्विक्शन के साथ मैंने बाकी बातें की, पहली सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेंटल हेल्थ इज रियल। और मेंटल हेल्थ इज रियल बिकॉज, देखिए, मेंटल हेल्थ क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी मनोभावना ठीक से नहीं चल रही है और ये जितना डिस्ट्रैक्शन आपका है, जब आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, या जो चाहते हो आपकी हो और वो नहीं होता है, दैट इज वेयर वो एंजाइटी, वो फीलिंग कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं और ये है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल दैट मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट्स। इस चीज के इलाज का सबसे पहला स्टेप है आपका ये एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डिनाइल में जी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोल देते हैं हमारी मम्मी तो एक थप्पड़ मारती थी, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाता था। और सबसे पहली चीज तो ये है कि मेंटल हेल्थ इट एग्जिस्ट्स। अच्छी चीज जो है वो ये है कि देयर आर थेरेपिस्ट और इट हेल्प्स। अभी मैं पिछले दिनों जयपुर गया था, वहां पे मेरे साथ एक और स्पीकर थी, एकता खुराना, शी इज अ थेरेपिस्ट जी। और एकता ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बड़े कैजुअली कोई भी ये टर्म यूज कर देता है, ओसीडी, कि मैं धूल देखता हूं तो मुझे ओसीडी है, मैं ये देखता हूं तो मुझे ओसीडी है। तो एकता की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि ओसीडी
को इस तरीके से नॉर्मलाइज हमें नहीं करना जी। चाहिए, क्योंकि समवेयर इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु एक्चुअली हैव ओसीडी. माय मदर हैड ओसीडी, राइट. और गोरखपुर में एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर बेरी, ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट. और डॉक्टर बेरी को गोरखपुर में पागलों का डॉक्टर बोला जाता था. आई थिंक दीज आर द मिथ्स दैट वी नीड टू ब्रेक. ऑफ कोर्स. हर कोई जो डॉक्टर बेरी के पास जाता था उसको लोग समझते थे कि ये पागल है. Yes. और उनसे बात करने के बाद हमें समझ में आया, हमारी मतलब मम्मी का पैटर्न तब हमें समझ में आया. मेरी मम्मी को लगता था ओसीडी का मतलब ये था कि उनको लगता था कोई मुंह में अगर उंगली डाल के किसी चीज को छू देता है तो वो चीज झूठी हो गई और उसको साफ होना चाहिए. नाउ दिस इज नॉट ओसीडी. ये ठीक है, ये हो सकता है बहुत लोग, लेकिन उसके साथ एक और साइकोलॉजिकल चीज उनके साथ जुड़ी हुई थी कि उनको लगता था कि अगर ये साफ नहीं हुई तो मेरे घर में कुछ बुरा हो जाएगा या मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा. So that is what was driving her to clean that thing again and again. और अगर कोई उनको गुस्से में या डांट के बोलता था कि ये मत करो, तो वो शायद उस क्षण के लिए तो चुप हो जाती थी या बैठ जाती थी, लेकिन वो उनको एंशियस करता रहता था. वो उनके दिमाग में वो बात चलती रहती थी कि अभी ये ठीक नहीं हुआ. तो कई बार हमारे घर में बहुत सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग इतने इवॉल्व नहीं थे, हमें लगता था कि ये कितना एबनॉर्मल बिहेवियर है कि हर चीज को बार बार साफ किया जा रहा है. लेकिन विद टाइम वी रियलाइज दैट दिस इज जेन्युइन. नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन. और थेरेपिस्ट्स आर देयर. प्लीज अपनी बातें जाके कहिए. अगर आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और आपके घर में किसी और के साथ ये हो रहा है, एंड इफ यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई, प्लीज कन्विंस दैट पर्सन कि इट्स फाइन. It's fine to, you know, feel low. It's fine to feel anxious. It's very human to go through all these emotions. Definitely. And we have people who can probably take care of it. Yes, and that's for that only I think people should accept it. कि और हमारी जनरेशन तो स्पेशली इस लेवल तक पहुंच गई है कि हम इन सब चीजों को टैबू के रूप में नहीं देखते हैं. बिल्कुल नहीं. लाइक इट्स नॉर्मल, इट्स जस्ट अ नेचर. होता है, ये सबके साथ होता है. एंड मुझे वही लगता है कि हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या कोई अगर इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनके सामने बहुत नॉर्मलाइज करना जरूरी है इन चीजों को. बिल्कुल. आई थिंक एक लाइन पहले होती थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस. जी. उस लाइन को कहीं पे इग्नोरेंस पे एक स्ट्राइक मारिए और उस इग्नोरेंस की जगह लिख दीजिए एक्सेप्टेंस. आई थिंक एक्सेप्टेंस इज ब्लिस. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच सर. और बहुत सारी बातें हैं बट वक्त हो रहा है. अधूरी बातें अगली मुलाकात का बहाना होती है. डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट. एंड अभी क्योंकि स्टूडेंट्स पर स्पेसिफिक था और आपकी जर्नी हमने जानी, जो एक बहुत ऐसे मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि मैं हमेशा कुछ नया देखता हूँ, तो अब कुछ नया और होने वाला है लाइफ में. बिल्कुल. बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे. और जैसा कि मैंने बोला कि अधूरी बातें अगली मुलाकात का बहाना होती है. तो शायद बहुत जल्द फिर मिलेंगे. बिल्कुल. बहुत जल्द मिलेंगे और नए कॉन्वर्सेशन के साथ, नई चीज़ों के साथ. और आई रियली होप कि आप लोगों को भी सर के कॉन्वर्सेशन से आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो. जैसे कि सर का मानना है कि ज़िंदगी में कभी फ्री नहीं बैठना चाहिए. जब तक अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं. तो ऑलवेज ट्राई विथ योर फुल 100% हार्ट कि एक बार कोशिश तो करते हैं, 100% देते हैं अपना, इसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. और एग्जाम्पल्स आपके सामने है कि टेलीविजन से लेके, आर्मी से लेके, लॉट ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग करेंटली, मोटिवेटिंग many lakhs of स्टूडेंट्स. तो बस इसी श्रृंखला में हम आज आपसे विदा लेते हैं. कल फिर अगली बार एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, एक नई पर्सनालिटी के साथ हाजिर होंगे, ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहेंगे थ्रू दिस इंटरनेट. यस, ये जरूर यूटिलाइज कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट आप यहाँ से भी, इंटरनेट के थ्रू ही आप हमें देख रहे हैं. तो बिल्कुल अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी बातें सीखिए. कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस. थैंक यू सो मच.